प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को की समर्पित। कहा, ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरीदाबाद से डिजिटल बैंकिंग योजना का किया शुभारंभ। कहा, इस योजना का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही समय पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद जनता दरबार में सुनी आमजन की समस्याएं। कहा, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई जाएगी विशेष नीति। और 3 नवंबर को होने वाले आदमपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ शुरू। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। ये इकाइयां लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल सेवाओं ने देरी की समस्या को दूर किया है। कितना क्रांतिकारी है इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। देश भर में मनाए जा रहे 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा आज शुरू की गई डिजिटल बैंकिंग योजना का केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश में फरीदाबाद से शुभारंभ किया। प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग योजना अभी केवल HDFC बैंकों में ही लागू की गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही समय पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं और इनसे आम लोगों को जोड़ा गया है। पूरे देश में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करी है। डिजिटल बैंकिंग भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐसा परिवर्तन है जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी और सबसे ज़्यादा ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग के लिए जो क्विक रिस्पांस बैंक का चाहिए वो देने में सक्षम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल क्रांति का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश की सुविधाओं का सही समय पर लाभ मिले। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की है। इसके साथ ही साथ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाकर उनको ज़्यादा समावेशी समाज की ओर जोड़ते हुए मजबूत बनाने। FCI के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि अब बैंक उपभोक्ता घर बैठे ही सभी कार्य ऑनलाइन कर पाएंगे। बैंकिंग को डिजिटल किया गया है और डिजिटल करने के साथ साथ उसको पेपरलेस कर दिया गया है। तो जो भी लेन देन की सुविधा है, लोगों के जो आमजन बैंक से जुड़ा हुआ है, उसको एक बहुत आसान तरीका मिल गया है। वो घर बैठे बैंकिंग का काम बड़ी आसानी से करता है, चाहे अकाउंट ओपन करने की बात हो या पैसा डिपॉजिट कराने की बात हो या पैसा विड्रा करने की बात हो। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज फरीदाबाद में जनता दरबार में लगभग 600 शिकायतें सुनी गई और अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कष्ट निवारण समिति की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष नीति भी बनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जनता के प्रति सेवा का भाव रखें, वरना उनके खिलाफ सख्त
कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ठीक ढंग से चल रही है और आदमपुर के उपचुनाव में अधिक वोट प्रतिशत से जीत हासिल करेंगे। जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाले वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। डीएचबीवीएन को कहा गया है कि कोई एक पॉलिसी नई बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और डीएचबीवीएन का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। हम लोग जो अपनी सरकार को ठीक बढ़िया ढंग से चला रहे हैं, सहयोगी के साथ मिलकर चला रहे हैं और हमारी ये जो आदमपुर का चुनाव है बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। 3 नवंबर को होने वाले आदमपुर उपचुनाव के लिए कल नामांकन छंटनी के बाद अब कुल 23 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा जजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई भारी बहुमत से विजयी होंगे। इस बिरादरी के लोग आज इकट्ठे होकर के भव्य बिश्नोई को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रहे हैं। विशेष रूप से आज भी मैं अभी आदमपुर के अंदर नामदेव समाज के अंदर था, तो हर गांव से और शहर से सारे के सारे लोग आकर के उन्होंने समर्थन देने का काम किया है, क्योंकि बैकवर्ड समाज के अंदर भी एक विशेष उत्साह है। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा कि आदमपुर से हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और इस बार भी कांग्रेसी प्रत्याशी ही विजयी होगा। इलेक्शन मोड में है, आप देख रहे हैं कि हम मोडाखेड़ा गांव में खड़े हैं। हमारे जो इंचार्ज हैं गिलाखेड़ा साहब आपके बीच में खड़े हैं। जहां भी आप जाओगे वहां पर इंचार्ज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे एमएलए और पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री और दूसरे नेता सारे के सारे इस बात के लिए है कि अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि इस बार आदमपुर की जनता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगी। उमंग और उत्साह से लबरेज आम आदमी ने मन बना रखा है कि इस बार आम आदमी को ही हरियाणा की विधानसभा में आदमपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। अगर मैं 24 साल से कुलदीप जी की जगह विधायक होता, आज हर गांव में, आदमपुर के हर गांव में, हर घर में एक बेटा और बेटी करोड़पति होते। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पहले की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। यह सूचना पूरी तरह फर्जी है। धनपत सिंह ने कहा कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से लें। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां तैयार की हैं। संस्थान के जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि गाय के गोबर से निर्मित इन कलाकृतियों से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और इन्हें जल में विसर्जन करने पर जलीय जीव और वनस्पतियों को खाद के रूप में खुराक भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति और दिए के निर्माण के समय ही इनमें किसी फल अथवा सब्जी के बीज डाल देते हैं ताकि इस्तेमाल के बाद गमलों या बगीचों में डालने पर इनमें मौजूद फलदार बीजों से अंकुरन फूटने लगे। वो जल में विसर्जन किया जाता है जो वहाँ पे गल नहीं पाते, तो
तो इनको अगर आप घर में इस्तेमाल करने के बाद आपको जल विसर्जित करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको आप घर में रखे हुए गमले या जो क्यारियाँ हैं उसमें डालेंगे तो ये खाद का भी काम करेंगे। जो पतले बीज हैं जैसे मूली का बीज है, गाजर का बीज है, वो भी अब हम इन दीपकों में जो है वो बनाते समय डालेंगे। जैसे ही आप उसको गमले या क्यारी में डालेंगे तो वो बीज स्वतः उग जाएगा। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि ये उत्पाद पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। प्रोजेक्ट की सहयोगी रुचिका ने कहा कि महिलाएं और बच्चे गोबर से मूर्तियां और दीपक बनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भी फायदा होगा और उनके पशुओं के गोबर का सही प्रयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा इच्छुक लोगों को गोबर से दिए बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको मिल सके, हमारे यहाँ NDRA से भी अवेलेबल हो सकते हैं और जहाँ भी मिल सके तो आप उसको यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि गोबर के जो हमारे बने हुए हैं उनको यूज़ करा जाएगा तो इसका एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन होगा तो वो फार्मर्स को इनकम बढ़ेगी। महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल है कि वो लोग यहाँ से इसको खरीद सकते हैं, उसके बाद घर पर बैठकर स्वयं अपने आप इस पर अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग पेंट कर सकते हैं। कोई भी अलग से गोटे पत्ती से हो गया, स्टोन्स हो गए, जो हम लोग टेलरिंग उस पर यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस पर यूज़ करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे उनका एक इनकम सोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग वो इंक्रीज़ होगा। वो लोग घर बैठकर अच्छे से इसकी वजह से इनकम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली के पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में देश के 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप उद्यमी भाग लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि स्टार्टअप संगोष्ठी और प्रदर्शनी सहित पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई मैगजीन इंडियन एज का भी शुभारंभ करेंगे। यह ई पत्रिका उर्वरकों की कीमत, उपलब्धता, उपभोग तथा किसानों की सफलता गाथा सहित उर्वरकों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में MBBS हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में की जाएगी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि ये देश में शिक्षा में पुनर्जागरण का क्षण है। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को की समर्पित। कहा, ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरीदाबाद से डिजिटल बैंकिंग योजना का किया शुभारंभ। कहा, इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही समय पर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद जनता दरबार में सुनी आमजन की समस्याएं। कहा, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई जाएगी विशेष नीति। और 3 नवंबर को होने वाले आदमपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ शुरू। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।